नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। किसानों ने 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ पिहोवा में बंद को सफल बनाने को लेकर महापंचायत की गई, तो दूसरी तरफ बहादुरगढ़ में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि बंद को सफल बनाया जा सके। लेकिन सवाल वही है कि क्या किसानों की रणनीति इस बार काम कर पाएगी और उनकी मांगे क्या पूरी हो पाएगी? जवाब तलाशेंगे इन तमाम सवालों के। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों का परिचय और फिर चर्चा। सत्ताईस सितंबर आने में अब गिनती के दिन बच गए हैं। जैसे जैसे 27 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, किसानों की तैयारियां भी उतनी गति के साथ आगे बढ़ रही है। दरअसल 27 सितंबर को कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंद को सफल बनाने के लिए किसान लगातार रणनीति बना रहे हैं। इसी को लेकर पिहोवा में महापंचायत का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बीच इस्माइलाबाद अनाज मंडी में महापंचायत की गई, जिसमें भारी संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने शिरकत की। किसान महापंचायत को लेकर किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला। हजारों किसान इस्माइलाबाद अनाज मंडी में किसान बचाओ देश बचाओ किसान मजदूर महापंचायत में शामिल हुए। बाकियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई बड़े किसान नेताओं ने इस महापंचायत में शामिल होकर भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई। इस दौरान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा भी साफ देखने को मिला। हम सभी कर्मचारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सभी सरकारी दायरे बंद करें, एक दिन के लिए अपने दफ्तर में ना जाए। एम्बुलेंस, मिलिट्री गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, विदेश जाने वाला नागरिक जिसने एयरपोर्ट पे जाना हो, कोई और आपातकालीन सेवाएं, उनको नहीं रोका जाए। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना दिल में है। ये जो काले अंग्रेजों की सरकार बन गई है ना, अब वो ये देख ले जो किसान है वो अपने फसलों और नस्लों की लड़ाई लड़ रहा है। ये मत किसी भरम भलेखे में रहे कि किसान खाली हाथ वापस लौट जाएगा। ये महापंचायतें ऐसे ही चलती रहेंगी, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाती, कानूनी जामा नहीं पहुंचाती और जो काले कानून लाई उनको रद्द नहीं करते, किसान किसी भी कीमत पे अपने घर वापस नहीं जाएगा। सरकार को ये मानना ही पड़ेगा। ये जो किसान महापंचायत है, आपको पता ही है जी, 10 महीने से हमारे आंदोलन चल रहे हैं हमारी फसल और नस्ल को बचाने के लिए। और ये जो महापंचायत है, इसको आयोजन करवाने का जो है मेन मकसद यही है कि हमारे किसानों को जागरूक किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना सिंध बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुँचे और वहाँ पे हमारे संघर्ष को मजबूती मिले। एक तरफ पिहोवा में महापंचायत कर किसान भारत बंद को लेकर रणनीति बना रहे थे, तो दूसरी तरफ बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए संयुक्त मोर्चा की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य आंदोलन में लोगों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना है, साथ ही भारत बंद को लेकर लोगों को जागरूक करना भी है। और ये संयुक्त मोर्चा में संख्या बढ़ाने के लिए, एक नया जोश लाने के लिए ये जो कबड्डी लीग करवाई जा रही है, एकदम जोश भरने के लिए, तो उसके लिए ये टिकरी बॉर्डर से शुरू हुई है। ये 5 रोज चलेगी, 22, 23, 24, 25 और 26, और 2 रोज यहाँ पर होगी टिकरी बॉर्डर पे, 3 रोज सिंह बॉर्डर पे होगी। एक तरफ धरना स्थल पर भीड़ बढ़ाने को लेकर किसान तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महापंचायत कर भारत बंद को सफल बनाने की कवायद में भी जुटे हुए हैं ताकि सरकार से अपनी मांगों को मनवा सके। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पंजाब में सीएम बदलकर दांव चला है, उसको देखते हुए क्या सरकार किसानों को इस बार कोई तोहफा दे सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सवाल कई सारे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। जो मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। सबसे पहले सोमवीर आर्या जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक मलिक जी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हमारे साथ हैं।
प्रोफेसर विधु रावल भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, खालिद चहलका जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और रजत पंजेटा जी लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। मलिक साहब, शुरुआत आज से ही हमने देखा कि कबड्डी के मैच करवाए जाएंगे टीकरी बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर, और वो इसलिए ताकि संख्या वहां पर बढ़ सके। क्या आप नौबत सर ये आ गई है कि कबड्डी के जरिए संख्या बढ़ेगी, मुद्दे कम पड़ गए क्या? देखिए केशव जी, कबड्डी के जरिए संख्या बढ़ाने की बात नहीं है। कबड्डी तो एक हमारा जो है परंपरागत खेल है, और पहले आज ही नहीं, पहले भी टिकरी बॉर्डर पर सर्दियों में भी कई बार खेलों का आयोजन किया गया है। अब तो ये मूवमेंट का वैसे 22, 23, 24 को यहाँ खेल है, 25, 26 को वहां खेले। ये तो एक मूवमेंट है, इसमें के हमारा जन जागरण अभियान है। किसी भी कार्य करने के लिए जन जागरण अभियान का बहुत जरूरी है, और ये जो रैलियां और महापंचायत कबड्डी ये भी इसका एक हिस्सा है। और नहीं सर, हमने तो देखा ना कार्यक्रमों में खेल या भंडारे इसलिए करवाए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंच जाएं। खेल फिर तो 27 तारीख को करवाते, हम किसी रोड पर करवाते। ये तो जन जागरण हमारा जैसे 10 महीने से चल रहा है। ये खेल, भाई खेल भी तो किसानों के बच्चे खेलते हैं। कितने मेडल आए, सब किसानों के बच्चे लाए हैं। और कौन लाया है? कोई बढ़िया ये जो शेठों के बच्चे थोड़े लाते हैं, सब कमेरा वर्ग के बच्चे। नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना है सर। अब मेडल को भी आप इस तरह से कैटेगराइज करेंगे तो ये बात वही है। तकरीबन लगभग हो सकता है एक आध उदाहरण हो, लगभग किसानों के बच्चे लाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये जो है गाँव में ये जो पंचायत हो रही है, गाँव सतर में हमारी कमेटियां जो हमारे इंचार्ज बना रखे हैं, जैसे मेरे गाँव में लीजिए मदीना गाँव, हमने करशन मलिक, हमारे मनोज विजेंद्र है, 5-7 उनकी अशोक उनकी कमेटी है, बाकायदा वो नाम लिखेंगे भाई इस गांव से, हमारे गांव से कौन कौन आदमी कहां कहां जाएगा, उनकी बाकायदा की लिस्ट होगी तैयार। लिस्ट में सबके पास एक कोड वर्ड भी होगा ताकि कोई अव्यवस्था ना फैलाए, ताकि सरकार अगर बंद के दौरान किसी भी हिंसा की तरफ अगर कोई जाता है तो उसकी पहचान हो उसके। ये एक आज जैसे पंचायत भी थी, हर जन जागरण अभियान जो है हमारा चला हुआ है इस बंद को कामयाब बनाने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से, ताकि सरकार को भी ये पता लगे 10 महीने से बैठे हैं तो किसान शांति से बैठा, शांति से। अच्छा, ये जो महापंचायत है, हम शांति से ही इस आंदोलन को चलाएंगे। जो ये महापंचायतें की जा रही हैं, जैसे आज पिहोवा में भी की गई, उसका क्या कुछ उद्देश्य है? नहीं, महापंचायत वही जन जागरण हो गया। महापंचायत जो है कि एरिया में जागृति लाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, अपने भाइयों को जगाने के लिए, किसान मजदूर का मेरे वर्ग को। अब जो पेवा में बैठा है वो टिकरी बॉर्डर नहीं आ सकता, सिंगू बॉर्डर नहीं आ सकता। जो वहां लोग बैठे हैं वहीं के लोगों को इकट्ठा करें, उनको बतावे। ये मकसद है सारा उन लोगों को बताने के लिए और बंद का के बारे में भी उनको बताने के लिए किस किस तरह हमने आयोजन करना। जो वहां की स्थानीय कमेटी है उनकी ड्यूटियां लगाने के लिए ये उस कोने में पंचायत ये की गई है। ये पूरे उसमें भारतवर्ष में ही की जाएंगी, छोटी छोटी पंचायत, नुक्कड़ पंचायत ये की जाएंगी। ठीक है खालिद जी, पंचायत तो आज आप लोगों ने भी की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में। उस पंचायत का नाम बैठक हो भले ही, जिसमें विधायकों को बुलाया गया हो। निश्चित तौर पर मुद्दा तो ये भी उसमें रखा गया होगा। क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है? देखिए केशव जी, मैं आपको पहले एक बात बताऊं। अभी आप 2-3 चीजें कह रहे थे, मेडल वर्सेस कबड्डी और दूसरी चीजों को, किसानों की एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सर, आप क्वेश्चनिंग को क्रिटिसाइज क्यों समझ रहे हैं? क्वेश्चनिंग नहीं है, मैं इसको एक नजरिया है। मैं कह रहा हूं क्रिटिसाइज करते हैं। इस देश के अंदर जो इस समय सरकार और सरकार से जुड़े उद्योगपति हैं या न्यूज चैनल हैं, आप खुद को जब भी मीडिया की बात आती है तो कई बार हम यहीं बैठ के बात करते हैं, खुद उसमें मीडिया खुद को दोषी, हरियाणा न्यूज खुद को दोषी मानने लगता है। जो इस देश में जुड़ा सरकार से, उनके बारे में आप क्रिटिसाइज नहीं करते। जैसे कल क्या हुआ आपने देखा, इस देश के बड़े उद्योगपति के पोर्ट्स पे क्या हुआ, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। अब हमारी बात कर रहे हैं हम, इस देश में आप देखिए, आप कुछ भी बने रहिए, आप मीडिया में एंकर बने रहिए कुछ भी, लेकिन आप कम से कम इस प्रदेश और प्रदेश में आप किसान जरूर बने रहिए, क्योंकि किसान एक ऐसी हस्ती है इस देश की जो अपने परिवार को नहीं पालता है, वो इस देश में ईमानदारी और स्वाभिमानता को जिंदा रखता है। और इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि इस समय पूरे 7 साल में भाजपा के वादों का कद बढ़ता गया है और इस देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाने वाला, इस देश को कृषि प्रधान देश कहलवाने वाला किसान, उसका कद लगातार घटता रहा है। पिछले 7 सालों में यह हुआ है। और जो हमारी जो भूमिका है इस आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर और किसानों को लेकर, हम हर मंच पर
अगर किसानों को लगता है कि कांग्रेस को आके हमारे साथ सड़क पे खड़ा होने चाहिए तो हम वो भी करेंगे। किसानों को लगता है कि संसद में हम कर रहे हैं, सड़क पे भी हम हैं, किसानों के साथ संसद में भी हम हैं, विधानसभा में हैं, हर मोर्चे पर हम किसानों के साथ हैं और हर लड़ाई में जब तक किसानों की जीत नहीं होती है हमारा मुख्य उद्देश्य यानी कि किसानों की जीत। आप भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। किसानों का अगर समर्थन है तो कांग्रेस का समर्थन करती है ना, बिल्कुल किसानों का समर्थन है, आप भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस किसानों के हर उस फैसले के साथ है जिसमें उसकी जीत होगी। ठीक है। और सरकार की सर, एक रिपोर्ट के अनुसार सीआईआई की रिपोर्ट है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, एक दिन का जब बंद होता है तो तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को उसको पहुंचता है। तो अगर आप बंद को समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब देश को जो आर्थिक नुकसान पहुंचेगा आपका समर्थन उसको भी। सुनिए मेरी बात, आप जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, कभी इस पे भी एनालाइज करिए, इस पे भी डिबेट करिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था को पिछले 7 सालों में क्या धक्के सरकार ने दिए। मैंने ये नोट नहीं, मैं मुद्दा सरकार ने धक्के क्या दिए सर, मैंने मुद्दा नोट कर लिया। मैं जिस दिन डिबेट करूंगा, ऐसा लगता है जिस दिन मैं डिबेट करूंगा आप रखना अपनी बात। सर, जिस दिन मैं डिबेट करूंगा आप रखना अपनी बात। सर, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं भी सिंपल जवाब दे रहा हूं। सवाल का सर, सवाल का जवाब, मेरा बड़ा सिंपल जवाब दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नुकसान होता है तो ये बात सरकार से कहिए कि आप किसानों की बात सुनते क्यों नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होने वाला है, आप सुनते क्यों नहीं है। आप लोगों से राय मशवरा क्यों नहीं करते। ठीक है सर, 2012 में एफडीआई सुधार किया गया था आपकी सरकार के द्वारा। उस एफडीआई सरकार का भाजपा ने उस समय विरोध किया था। उस विरोध करते समय पी चिदम्बरम जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उनकी स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ अधिक नुकसान इस पूरे विरोध के चलते होगा, भारत बंद से होगा। उनका कहना था कि विरोध करना चाहिए लेकिन ऐसा कि जिससे आर्थिक नुकसान ना हो। यानी कि जब सत्ता में है तो अलग लाइन, जब विपक्ष में है तो अलग लाइन। आपको किसानों ने, इस देश के किसानों ने एडवांस नोटिस दे दिया, एडवांस आपकी सरकारों को नोटिस दे दिया। सरकार ऐसी सूरत पैदा होने क्यों दे रही है। मेरा आपके सवाल का जब सरकार ये स्थिति बनने क्यों दे रही है कि 10 महीने हो गए, क्या उन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है जो 600-700 लोग शहीद हो गए। क्या इस देश में और जो दूसरे नुकसान हो रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। सरकार उनको नजरअंदाज कर रही है। आंदोलन का प्रोसेस अगर अलग हो तो उसके प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। नहीं, आप सुनिए ना, आज जो लोग ये कह रहे हैं केशव जी, आज जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें विपक्षी दल मिल गए हैं, कि वो लोग सरकार में बैठे हैं। विपक्षी दल मिले नहीं सर, विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। मिलना और समर्थन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल मिल गए हैं, हम कह रहे हैं विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि सत्ता के विरोध में कोई भी प्रदर्शन होगा तो विपक्षी दल समर्थन करेंगे। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है। वो लोग कह रहे हैं जब 2013 में किसानों का एक आंदोलन होता है जंतर मंतर पर, वहां खुद राजनाथ सिंह जाते हैं जो आज देश की सरकार में मंत्री हैं। क्या कहते हैं कि सरकार इतनी घमंडी हो गई है, इतनी अंधी बहरी हो गई है कि उनको 200 मीटर पे सुने बैठो किसानों की आवाज सुनाई नहीं देती है। तो ऐसी स्थिति क्या है, आज राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ 2 और 2-4 की सरकार चल रही है। विदु जी, सवालों को लेकर मैं आपके पास आता हूं सर। भारत बंद की नौबत क्यों आई? 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं किसान, अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई? और कब तक उम्मीद लगाई जाए कि सुनवाई कुछ होगी, समाधान समस्या का निकलेगा? बाकी सवाल आपने सुन ही लिए। केशव जी, मैं 15 मिनट बाद अपनी बात रखने का मुझे अवसर मिला है इस डिबेट में, और अब आपने सवाल भी 3 पूछे हैं। मुझे एक इको आ रही है, इको को थोड़ा ठीक करवा लीजिए। कराता हूं, मैं अपना जवाब देता हूं। देखिए, भारत ने 2014 में श्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधान सेवक के रूप में चुना था। मोदी जी के सामने 2 दायित्व थे। एक तो जो बाहरी और देश के भीतर के देश के दुश्मन थे उनको ठिकाने लगाना था, और दूसरा था कि भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता का एक संस्कार बन गया था, एक कल्चर बन गया था, और ये यथास्थितिवादी जो तंत्र हो गया था, इस तंत्र को जो है इसको फिर से इसको ओवरहॉलिंग कर फिर से तेज इंजन की तरह इसको दौड़ाना। देखिए, यद्यपि बहुत बार क्या किया इन भारत विरोधी ताकतों ने, इस कालखंड में बहुत सारे इस प्रकार के आंदोलन किए, षड्यंत्र किए, कुटिल षड्यंत्र किए, जिनसे देश की जनता जानती थी और इस वजह से इनको मुंह की खानी पड़ी। ये यथास्थितिवादिता क्या होती है? जो चल रहा है उसको चलने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो, इसमें किसको लाभ होता है? आज जो चल रहा है उसको चलने दो, उसमें किसको लाभ है? 30 साल से जो सरकारी आंकड़ा कहता है कि पिछले 30 साल में 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है।
यथास्थितिवादी स्थिति रहने दें तो इसमें लाभ क्या किसानों को है? नहीं है। उपभोक्ता को है? नहीं है। इसमें लाभ किसको रहा? आज तक केवल लाभ रहा है केवल और केवल उस लाइसेंसीधारी बिचौलिए को, जो मंडी में किसी को आने नहीं देता, किसी नए व्यापारी को आने नहीं देता, और उसके पास एक अधिकार है कि वो मंडी से बाहर किसान को फसल बेचने नहीं देता। तो किसान को जकड़े रखना, यही तो किसान के दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण रहा। अब ये उसका धंधा एकदम सुरक्षित था, खूब मुनाफे के साथ था। अब इस सुरक्षा के बदले वो एक मुनाफे का हिस्सा बहुत सारे भ्रष्ट नेताओं को देता था, व्यवस्था को देता था। लेकिन मोदी जी ने आकर सब बिगाड़ दिया। मोदी जी ने आकर इनका खेल खराब कर दिया। भारत की आत्मा देखो खेत और खलिहानों में बसती है। भारत की आत्मा गरीब किसान के जो परिश्रम है उसमें बसती है। तभी तो सर भाषण अच्छा है सर, तो मैं आपकी बात अच्छी आदिकाल वाली 10 महीने से समझा रहे हैं आप, लेकिन किसान नहीं समझे। और इसका मतलब गड़बड़ है ना कुछ ना कुछ। ये सब चीज जो देश के दुश्मनों की बात करते हैं, आपके चैनल को सौभाग्य मिले, आपके चैनल आपने जो खाली जी बड़ी बुरी बात है, आपने 100 तरह की बात कही, मैंने नहीं टोका। खाली जी डिबेट का तरीका नहीं है, खाली जी डिबेट का तरीका नहीं है। आपके डिबेट का बिना बुलाए बोल पाएंगे, पूरी डिबेट में बोल नहीं पाएंगे इसके बाद। ठीक है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। विदु जी ठीक है, मैंने आपको नहीं टोका। मैं बात बताता हूँ। ठीक है, जल्दी से सर। रोकना क्या होता है, जरूर झूठ सर्वाइव हो जाता है, अन्यथा फिर तो बड़ी मुश्किलों के साथ पिछले 7 सालों में भारत ने चलना सीखा है। ये दौड़ता भारत जो है, इसको बंद करने की जो साजिश इन लोगों ने रची हुई है, ये साजिश कामयाब नहीं होगी। और मैं बताता हूँ क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जब देश के मुख्यमंत्री थे, खालिद जी आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, क्या कहा उन्होंने? आप देश के किसानों को मदद देनी चाहिए, आपकी झूठ उन्होंने दिया क्या हुआ है? अब जो प्रधानमंत्री तो सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा डिबेट को नियंत्रित कीजिए। केशव जी आप सवाल पूछना, अपनी बारे में 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 सवाल पूछना, मैं जवाब दूंगा। झूठ नहीं चलेगा केशव जी, इस तरह डिबेट चलाते हैं सर। खालिद भाई और विदु जी, अरे सर सुना नहीं जाएगा। सर ये विदु जी बीच में कहां से आए? विदु तो अपनी बात रख रहा है। ठीक है, मैं केशव जी, खालिद भाई, मुझे सर मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, सर मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, खालिद भाई मैं आप दोनों से कह रहा हूँ, मैं आप दोनों से कह रहा हूँ सर। अरे सर रुक जाइए, सर रुक जाइए। झूठ को रोकने का और किसे क्या बात कहनी है वो बोलने का मेरे को थोड़ा सा अधिकार दीजिए ना सर। मैं कोऑर्डिनेटर हूं यहाँ पर। अधिकार आपका सर है। आप नोट कर लीजिए, आपके खालिद भाई आपके जो भी पॉइंट है आप नोट कर लीजिए। आपकी बारी आएगी वो आपको नहीं टोकेंगे, ठीक है। लेकिन सर बीच में प्लीज ऐसे मत कीजिए ना, बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे आप दोनों की बात को, कोई भी नहीं सुन पाएगा। विदु जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से रखिएगा। लेकिन खालिद जी का झूठ बहुत सारा मैंने नोट किया और मैं जवाब दे रहा हूं उसका, इसलिए इन्हें तकलीफ हो रही है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, तैयारी भारत को बंद करने की है, भारत बंद को सफल करने की तैयारी कर रहे हैं। अरे अच्छा तो होता भारत को सफल करने की तैयारी करते। और भारत का किसान देशभक्त है, देशभक्त किसान भारत के बंद को सफल नहीं करेगा, भारत को सफल करेगा। और तभी तो कोविड काल में जब सारी दुनिया बैठी हुई थी, तब मेरे भारत का कृषक देशभक्त किसान जो है अपने घर से बाहर निकला उन विकट परिस्थितियों में भी, और उसने रिकॉर्ड तोड़ अनाज वहां पर उत्पन्न किया। तभी तो मेरे देश की अर्थव्यवस्था आज भी खड़ी है। और इनकी बातों में किसान नहीं आएगा। दौड़ते भारत को रोकने की जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और कांग्रेस 2 बार से देश की और प्रदेश जनता कांग्रेस को उसकी असली जगह दिखा चुकी है। इनकी हरकतों के बाद ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते, ये भी निश्चित हो गया। ठीक है विदु जी। रजत पंजेटा जी मैं आपके पास आता हूं इन्हीं सवालों को लेकर, और मुख्य बात इसमें यह है कि किसान जनता को रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही परेशानियां भी हैं और सरकार को होने वाला आर्थिक नुकसान भी है। तीनों के बीच में समायोजन करते हुए एक ऐसी बात निकाल कर चलनी है, एक ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो और सबकी बातें जो है वो रखी की रखी रह जाए। कैसे संभव हो पाएगा ऐसे हालातों में? रजत भाई। केशव जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सबकी बातों का और आपकी भी सारी की सारी बातों का बिंदुवार जो है जवाब देना चाहूंगा। देखिए 27 सितंबर का जो बंद है वो महत्वपूर्ण एक और कारण की वजह से भी है। 5 जून को 2020 को ये अध्यादेश के रूप में कृषि कानून जो है अध्यादेश के रूप में आए थे। 17 सितंबर को ये लोकसभा में पास हुए थे।
20 सितंबर को ये असंवैधानिक तरीके से, जबकि आर्टिकल 100 कहता है कि उसमें वोटिंग मैंडेटरी है राज्यसभा में, जो कि नहीं कराई गई, राज्यसभा में पास कराए गए थे। और 27 सितंबर को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के स्वीकृति के बाद ये 27 सितंबर को लागू हो गए थे, जबकि प्रेसिडेंट ने इसको स्वीकृति दे दी थी। तो 27 सितंबर को ये इनफोर्स एक कानून के रूप में आ गया था। तो 27 सितंबर का तो एक इस तरीके की और इस वजह से भी बद बनता है जिसकी तरफ शायद ध्यान नहीं गया होगा। तो मैं आपकी ये जानकारी आपको देना चाहूंगा। ठीक है। और आज 300 दिन भी हो गए हैं किसान आंदोलन को, 750 शहादतें हो चुकी हैं। और अभी आपने क्या अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था का मैं एक बात तो मानूंगा कि विदु रावल जी ने ये तो बताया कि जब कोरोना काल के अंदर अर्थव्यवस्था को किस तरह पॉजिटिव में 3.4 जो ग्रोथ दी गई, जहां सारा -24 पॉइंट कुछ पे जो है देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई थी। और कोरोना काल से भी 2 साल पहले तक जो है हम जो है 2-3 साल पहले से ट्रेंड गिरना शुरू हो गया था। तो किसानों का योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में जो रहा है, और जो कि एग्रीकल्चर भी एक जो बिगेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे देश का, तो आप ये किसानों को तो अर्थव्यवस्था का पार्ट कोई ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। अभी आपने थोड़े दिन पहले भी डिबेट रखा, कई चैनलों पे आया कि रास्ता खोलने की वजह से उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है। तो सरकार कितना उद्योगपतियों का सोचती है, जो किसानों का इतने दशकों से नुकसान हो रहा है उसके बारे में सोच लेते। जो किसान इतने टाइम से, अब आप 10 महीने हो गए हैं, किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, कितनी तकलीफ में बैठा हुआ है। वो कोई सबसे ज्यादा तकलीफ में तो किसान है। उद्योगपतियों का तो उद्योग चल जाएगा, किसान को अगर एमएसपी नहीं मिली। अब बड़ा दिलचस्प यहाँ विदु रावल जी ने एक बात कही कि उस किसान को मंडी के बाहर खरीद की जो है उसे ताकत प्रदान करने के लिए ये कानून बने हैं, जबकि जो बात होनी चाहिए थी मंडी के बाहर भी और मंडी के अंदर भी एमएसपी का कोई जिक्र ही नहीं है। एमपी ने काले कानूनों के अंदर होना तो यह चाहिए था कि मंडी के बाहर खरीद हो। कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, मगर उसके ऊपर कानून नहीं है। उसके ऊपर जो किसान मांग कर रहा है कि एमएसपी से कम अगर खरीद हो तो व्यापारी जो है चेक देके बाउंस करके भाग ना जाए, जिसके इतने केसेस जो हैं हमारे सामने आए दिन आते रहते हैं। शक्ति भोग आटे वाले का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश के अंदर आधी से ज्यादा मंडियां बंद हो गई हैं। हर जगह हरियाणा के अंदर भी सुन रही है। तो शक्ति भोग वाला तो मैं आपको इंदौर का ही बता रहा हूं। तो बड़े सारे उदाहरण है। पॉपुलर की यमुनानगर साइड से तो पॉपुलर की खेती के अंदर बहुत से किसानों का पॉपुलर के साथ जो कंट्रैक्ट करके और उनको ब्लैक चेक दे दिए गए, चेक दे दिए गए और चेक बाउंस हो गए। तो ये जो है किसान को एक जो सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा कवच जो है वो इन कृषि कानूनों में नहीं है। ठीक है सर। अब मैं आना चाहूंगा 1-2 बातों के ऊपर जिसका आपने जिक्र किया। आपने जिक्र किया अरुण जेटली जी का एफडीआई को लेके। पी चिदम्बरम का किया एफडीआई के ऊपर चिदम्बरम जी का किया। जी केशव जी, चिदम्बरम जी का किया मैंने, जेटली जी का नाम नहीं लिया सर। नहीं, जेटली जी ने विरोध किया था एफडीआई का और पूंजीपतिवाद का। ठीक है। और सुषमा स्वराज जी ने विरोध किया था कि ये आरती के पक्ष में सुषमा स्वराज जी ने बयान दिया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है 12 की बात है। हाँ जी, अब मैं आना चाहूंगा कि ये जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि 2-3 बातें हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। देखिए, अभी आपका जो चल रहा था डिबेट से पहले क्लिपिंग चल रही थी, तो आपने ये बताया कि मंडी में बारिश की वजह से किसान का जो धान है वो भीग गया। देखिए, एक बारी अगर मंडी में गेट पास कट गया तो सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है। ऐसे इतनी ज्यादा चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार की नजर नहीं जाती। किसान की फसल बीमारी से खराब हो जाती है। ये सिर्फ एमएसपी पे अटके हुए हैं। इनको लगता है कि बीज डाल दिया, 6 महीने बाद फसल तैयार हो गई, किसान का तो कुछ लगा ही नहीं। बीज को तैयार करने से लेकर आखिर तक किसान को कितनी समस्या आती है। बारिश, ओलावृष्टि की वजह से किसान का नुकसान होता है। समय पे बरसात ना होने की वजह से इस बारी कितने आपको एग्जाम्पल है, हिसार के अंदर देख लीजिए, बड़ौदा के अंदर देख लीजिए, कई जगहों के अंदर वहां बरसात टाइम पे नहीं हुई, जो खेतों के अंदर दोबारा उगाना पड़ता है। समय पर उठाव ना हुआ, देखिए अब भीग गई ना, नमी के कारण कटौती होती है, तोल अधिक किया जाता है, कहीं ना कहीं समय पे भुगतान, आपको पता है भुगतान नहीं होता है। ठीक है सर। घटिया बीज होता है, घटिया बीज की उपलब्धि मैं सोमवीर जी के पास आता हूं।
रजत जी ठीक है, आपके पॉइंट्स हमने देखे सर। मैं सोमीर जी के पास आता हूं तमाम चीजों को लेकर। सोमीर जी क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए केशव जी, जितने भी आज तक आंदोलन हुए, चाहे चौधरी चरण सिंह ने किए हो, चौधरी देवलाल ने किसानों को ले गए, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किए, महाराष्ट्र में वो शेतकारी संगठन था, वो जोशी थे, और उसके बाद आप अन्ना को देख लीजिए। जितने भी आज तक आंदोलन हुए उनका रिजल्ट, उनका फैसला तो हुआ है संवाद से और आपस में बैठ के ही होने से। ये एकाध कोई एक्सेप्शन हो सकता है कि जिसमें आंदोलन अपनी ही गलतियों की, अपनी ही कमियों की वजह से अपने आप मर गया हो, नहीं तो होता संवाद से है। और कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, थोड़ी बहुत का आश्वासन दे दिया जाता है। ये है आंदोलनों की डेमोक्रेसी में सिस्टम, ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था आंदोलन की। कुछ मिल जाएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ संवाद रह जाएगा, कुछ चीजें पेंडिंग रह जाएंगी, कुछ मांगने का वादा कर जाएगा, आश्वासन कर लिया जाएगा। अब आप आ जाओ इस आंदोलन पे, हमारा जो अब आंदोलन चल रहा है, सवाल ये है बीजेपी की सरकार से कि ये कहते हैं किसान नहीं बैठे, आड़ती बैठे, ये कहते हैं जो है वो ऐसे ही ला के बैठा रखे हैं, ये कहते हैं ताश ओढ़िए बैठे। ये बातें, सवाल ये नहीं वहां कौन बैठा है, सवाल ये है कि वो क्यों बैठे हैं और उनका क्या डिमांड है, और क्या डिमांडों पर आप कितना पॉजिटिव हो, कितना सोच रहे हो और कितना कर रहे हो, सवाल ये है। अब आप आज ये इसके जो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया कि शुरू में एक मिनट इसके अंदर काला कानून की बता देता हूं मैं। सबसे पहले जो पहला जो एक्ट है, ट्रेड एंड कस्टम एक्ट है, जो इसका किसान आंदोलन उसका तो कॉमर्स एंड ट्रेड, उसमें एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि ये जैसे अभी इन्होंने उठाया सवाल, बिल्कुल जायज है इनका। उनके अंदर कमी क्या थी कि इन्होंने कहा भी एक जो आड़ती बैठा उसके पास तो लाइसेंस है, उसका तो एक अपना एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है, जगह है। एक बाहर आदमी जो आएगा वो इन्होंने इस एक्ट में क्या किया कि इन्होंने कहा जिसके आदमी के पास पैन कार्ड होगा वो खरीद फरोख्त कर सकता, जो आड़ती जितनी कर सकता है। वो चीजें बहुत अखड़ती थी। मैंने आपके चैनल पर पहले भी बार बार सवाल उठाया और बहुत सभी लोगों ने उठाया है, तो ये उठाया। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये थी इसमें। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन हुआ, मैं किसान आंदोलन का, किसानों के नेताओं का जो उनको सपोर्ट करें उनका धन्यवाद मानता हूं कि किसानों की बात सरकार के समझ में आ गई। चाहे आप इन भाषा में चाहे दबाव कह लो, चाहे कुछ भी कह लीजिए, बट ये बात समझ में आ गई और सरकार ने मानी। और तोमर जी ने मैं बता रहा हूँ, तोमर जी ने ये बात मान ली, ठीक है बाहर वाले को लाइसेंस देंगे, जैसा स्टेटस उसका बाहर वाले का होगा। तो ये जो मान अगर ली जाती है, तो मैं कह रहा हूं चौधरी देवलाल ने सब ये कहते थे कि हमें मार्केट स्वतंत्र चाहिए। चाइना में 2002 में हुई थी, आज देखिए क्या हाल है। उन्होंने ये किया था स्वतंत्र मार्केट दो। दूसरी बात, अब आज ये जो मंडी वाला मामला था, तो ये मंडी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बाहर वाले को उतना ही लाइसेंस, उतनी ही दुकान, उतना ही सब कुछ दे दिया जाए तो एक ग्राहक के, एक आइटम के 4 ग्राहक मिल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के प्रवक्ता से अपील करता हूं, किसानों की तरफ से समझ लीजिए, चाहे हरियाणा के नागरिक की तरफ से समझिए कि देखिए लोकतंत्र में जो सरकार बैठी है, जो राज कर रही है, उसका ड्यूटी है, उसकी मोरल ड्यूटी भी है, कानूनी ड्यूटी भी है कि आप इनको जैसे तैसे भी सेटिस्फाई करके आप बैठाइए। अब तक ये हुआ। अब तीसरी बात में थोड़ी सी कांग्रेसी प्रवक्ता ये अब तक आए हुए केशव जी, आज जो किसान की हालत है तो हर आदमी मानता है, मैं आप सारे केशव जी ये भी मानते हैं, खालिद भाई मानते हैं कि हालत क्या है। जो ये किसान नेताओं के जो वंशज बैठे हैं ना, हम उनके प्रवक्ता ये भी मानते हैं कि आज किसान की हालत क्या है। किसान की हालत जो भी है, जितनी भी खराब आप बता सकते हो बताओ, लेकिन आप ये झांक के देखिए जिम्मेवार कौन है इसका। जिस पार्टी ने जितना इस देश में 1947 के बाद शासन किया, उस रेशियो में वो पार्टी जिम्मेदार है, नहीं बोल सकते। आज कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं आपने 605 आदमी गोली से निमरे, आपने जलियांवाला कांड मंदसौर में हुआ था, आपने कितने हत्याएं करवाई, कादमा में करवाई, हरियाणा में, लोहारों में करवाई। तो आप इन बातों को छोड़िए, थोड़ा सा पॉजिटिव होके इनको किसानों को के साथ लेके बैठ के सरकार से पॉजिटिव वे बात कीजिए। मैं विपक्ष के ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए यही चीजें जो आपने बताई मैं आपके करता हूं। देखिए सरकार भी दुखी है, इंडस्ट्री भी दुखी है, अर्थव्यवस्था पर दुखी हुई है। तो ये जितने भी बैठे हैं, अब ये इन लोगों के प्रवक्ता भाई बैठे हैं, बिल्कुल ठीक बात। अरे आपका तो किसान का वंशज हो, आप तो आपने किया था कि आप 5 साल आप रहे, 5 साल सीएम रहे, वो चौटाला साहब, क्या कोई दिखा दो कोई एप्लीकेशन एमएसपी बढ़ाने के लिए दी हो तो दिखा दो, मेरे रिकॉर्ड पर लियो। या आज जो आंदोलन हुआ है, ये पिछले नवंबर कब हुआ है,
इस नवंबर से पहले कोई गया हो तो बता दो कोई बता दो, आप मुझे बता दो। उस दिन से पहले कोई धरना दिया था, सिर्फ किसान आके बैठ के आप उनको आजादी के बाद जिसने राज किया उसकी भागीदारी, उसकी जिम्मेदारी। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जायज बात बता रहा हूं। मैं उन्हीं के पास आ रहा हूं, मैं उन्हीं के पास आ रहा हूं। अगर इस बात को खालिद भाई माना जाए कि जिसने जितना राज किया उसकी उतनी प्रतिशत जिम्मेदारी किसानों की बदहाली के लिए है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत तो सर आपके पास ही जाने वाला है। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, उदाहरण के एक सेकंड, खालिद भाई से वादा ले लीजिए वो मेरे बीच में ना बोले। एक सेकंड, तो मैं तो उनको भी बोलने का स्वतंत्र मौका मिले। मत बोलिए, सिर्फ एक सेकंड। खालिद भाई से खालिद भाई से आप देखिए, आपने पहले जब बात रखी थी तो खालिद भाई नहीं बोले थे। मैं चुप रहा था, लेकिन जब बात रखी थी तो खालिद भाई नहीं बोले थे, वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोले थे। ठीक है सर, बोले थे सर। डेकोरेशन, मैं चुप रहा था, बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा है, बड़ा मीनिंगफुल डिस्कशन चल रहा है। नहीं तो मैं भी उनको टोकूंगा। खालिद भाई बोल दीजिए, वो बोल रहे हैं, डिस्कशन पर लॉजिकल बोल रहे हैं, एंड पर लेके जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, जल्दी सारी पार्टियों, इसमें बीजेपी भी है। आप मुझे एक बात बताइए, 2080 में 1980 में गेहूं की MSP थी 70 रुपए और आज 1480 रुपए है। 2014 में थी, अब की बढ़ी है कुछ, जो वो बीजेपी वाले जवाब देंगे। एक उसकी किसान के गेहूं की कीमत 20 गुना बढ़ी है और एक टीचर की 300 गुना बढ़ी है। आप जवाब दीजिए इस बात को, आपने 14 तक क्या किया? आप इनको अब ये बैठे आके बैठे, ठीक है, आप कीजिए, आप विपक्ष में हो, आपकी ड्यूटी बनती है, अच्छी बात है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। आप उसका जवाब दीजिए। खालिद भाई आपके पास पहले तो मैं बिदु रावल जी ने 2-3 बात कही, उनका जवाब देना आपको चाहूंगा। ठीक है। उन्होंने जिक्र किया प्रधान सेवक का और दूसरी चीजों का। सबसे पहले तो आप रावल साहब ये समझ लीजिए, इस देश में जब आप प्रधान सेवक करते हैं तो लोग उसको मजाक समझने लगते हैं, इसको छोड़ दीजिए। फिर आपने कहा कि देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का आपके ऊपर जिम्मेवारी थी। जब कांग्रेस हमें प्रवचन, आप सुन लीजिए ना विदु भाई, आप सुन लीजिए, विदु भाई अब गलत बात, आप सुन लीजिए ना, प्रवचन देती है, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ठीक है विदु भाई, सुन लीजिए, अन्यथा ये पूरे 20-30 मिनट ऐसे ही खराब जाएंगे। ठीक है, रखिए। देश के दुश्मनों की बात करते हैं ना, आप देश के दुश्मनों की बात करते हैं, तो इस देश में पहला इतिहास है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री विदु जी और खालिद जी, देखिए आपसे पहले 3 अतिथियों ने अपनी बात रखी है और एक ने भी किसान से इधर जाकर बात नहीं की। अब आपका चीन पाकिस्तान मुद्दे में आप दोनों से कहूंगा सर, आप किसानों के मुद्दे पर बात कीजिए। इस बात छोड़ दीजिए। आपने कहा कि जहां एक तरफ देश का किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा था, तो आप ये समझ लीजिए कि तब इस देश का किसान इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था, आप उस समय इस देश के किसान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। जो आपने कानून बनाए, ये तो आपके हम किसान जब आपने कानून बनाए नहीं, और दूसरी बात आपने कही आड़तियों के लिए जो इस देश के अंदर सरकार ने मान्यता दे रखी है, उनका आपने क्या कहा कि कमीशन खोर या बिचौलिए कहा ना आपने। भरपाई योजना ये आड़ती और किसान का बहुत बड़ा रिश्ता था। उस रिश्ते के बीच में सरकार के मुख्य बड़े दलाल आ गए हैं, वो आपकी सरकार ने किया है। ये पहले आड़तियों को आप गाली देने से पहले सोच लीजिए अपने गिरवाने का आपने किया क्या है। अब जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, इस देश के अंदर अगर एमएसपी की बात की तो कांग्रेस ने की। एमएसपी अगर बढ़ाने की बात करते हैं तो 170% से लेकर 300% तक का एमएसपी बढ़ा है, तो कांग्रेस शासन में बढ़ा है। इनके 7 साल के शासनकाल में जो अभी चल रहा है, उसमें मात्र 100 कुछ प्रतिशत तक वो बढ़ा है, जबकि हमारे 10 साल के शासनकाल में फसलों के ऊपर एमएसपी जो बढ़ाया गया 300%, कम से कम 172 और ज्यादा 300% फसलों पे बढ़ाया गया है। तो ये चीजें, और इस देश के अंदर किसान गलत कह रहे हैं, गलत जानकारी गलत, आप देख लीजिए, वो करेक्ट कर देंगे, अपनी बात, इसको ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए आप, गलत जानकारी कैसे हो गई। ठीक है, आप दूसरी आप बात करते हैं, बता देता हूं क्या है आपके पास, बता दीजिए, बताइए विदु जी, वो बोल रहे हैं बीच में, आप बोलिए। जी मैं बता रहा हूं, आप बात पूरी कीजिए, मैं बताऊंगा। आप एक मिनट बात पूरी कीजिए, मैं आपको कंपैरिजन बता दूंगा पूरा। ठीक है। फिर दूसरी बात आप सुनिए, ये जो कानून है ना, ये कानून जिनकी आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, जिन कानूनों के बलबूते आप देखते हैं कि देश का किसान मजबूत हो जाएगा, ऑलरेडी बिहार में वो कानून बहुत पहले से लागू है। अगर इन कानूनों से फायदा होना होता तो बिहार के किसान को हो चुका होता, और बिहार का किसान जो सिर्फ उतनी ही फसल बोता है जिसमें परिवार चल जाए, वो खेती नहीं करता है वहां परिवार अपने धंधे के लिए। वो वहां सच तो है कि बहुत सारी जमीन बेकार पड़ी है, और वो वहां पे पहले से
अडानी का और बहुत सारे बड़े उद्योगपतियों को गोदाम है, वो सारे कानून वहां लागू है बिहार के अंदर, तो वहां फायदा क्यों नहीं हुआ, ये बताने की बात है। आप बता दीजिए कि वहां फायदा क्यों नहीं हुआ। जिस कानून का आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, जिन उद्योगपतियों के लिए आप इतने मरे जा रहे हैं देश के अंदर, तो ये जो कानून है अगर ये फायदा करते तो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को बहुत ऊपर ले आए होते अब तक, अगर ये कानून इस देश में फायदा करते। ठीक है, विदु जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस का जब शासन शुरू हुआ तभी से एक अलग तरह का एक इलीट वर्ग बना दिया कांग्रेस ने, अभिजात वर्ग, यानी एक जो लाइसेंसी राज जो व्यवस्था खड़ी की, उसमें क्या था कि कुछ लोगों को लाइसेंस दिया गया था और वो बाद में प्रूव हुआ लाइसेंस टू किल, लाइसेंस टू लूट था। वो किसान को वर्षों वर्ष उसको निर्धन रखा गया, उसको वंचित रखा गया और उसको लूटा गया लंबे समय तक कुछ द्वारा। लेकिन ये जो सभी का सभी वर्ग की बात करते हैं, हमारी स्वर्गवासी लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष रही सुषमा स्वराज जी ने खड़े होकर कहा था कि आड़तियों के विरुद्ध नहीं है ये मामला कुछ चंद लुटेरों के विरुद्ध है जिनका आड़ती भी विरोध करते हैं। वो लुटेरे जो इस तंत्र का फायदा उठाकर एक लूट की एक पैरेलल व्यवस्था बनाए हुए थे, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को खड़ा किया है। ये जिन का नाम आज लेते हैं, एक मिनट खालिद जी, नाम बताऊं? रॉबर्ट वाड्रा कौन है? रॉबर्ट वाड्रा 50 लाख की इनकम से शुरू करके, जिसका 50 लाख की इनकम से शुरू कर जो 313 करोड़ का मालिक बन गया, वो कैसे बन गया आपकी 10 साल की सरकार में? कौन है रॉबर्ट वाड्रा? केशव जी, ठीक है। अब जब आपने नाम पूछा तो बताया। अमित शाह के बेटे का मुझे बता दीजिए। अभी मुझे बात बताने दीजिए। हाँ, बात बताने दीजिए। हाँ बताओ, नाम बताओ, क्या नाम है? अमित शाह के बेटे का देश जानता ही नहीं कौन है का उनका, वो अपना काम कर रहा है, कोई काम कारोबार कर रहा है। अमित शाह जी के बेटे का बता दीजिए ना। मैंने बताया आपको। अरे अमित शाह जी के बेटे का बताया ना, मुझे तो पता है वो मेहनत से अपना मेहनत का काम कर रहा है। तो ये बहस का मुद्दा नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि आप इस देश के किसानों को क्या देने वाले हैं। ठीक है, छोड़िए। जितना खालिद ने कमाया, जितना खालिद हुसैन ने कमाया, उतना अमित शाह के बेटे ने कमाया। रॉबर्ट वाड्रा ने अमित शाह के बनस्पत या विधु रावल के बनस्पत। ठीक है सर, सवालों का जवाब हरियाणा के किसानों की सवालों का जवाब सर, सवालों का जवाब। उनका ये कहना है सर, विदु जी, खालिद भाई का सवाल इतना था कि बिहार में ये कानून लागू है। खालिद जी, आप हर चीज में टोक रहे हैं। ठीक है, खालिद भाई का सवाल इतना था कि बिहार में ये कानून लागू है, हालांकि बिहार में लागू नहीं है कानून खालिद भाई, लेकिन फिर भी उनका जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। नहीं है, हाँ, दे दीजिए। खालिद जी, देखिए, बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, बड़े बड़े आंदोलन हुए, ये जो वहां पर एपीएमसी की कुछ कमियां थी उसको दुरुस्त करने के लिए। 2005 में जब एपीएमसी एक्ट बिहार में खत्म किया गया, उससे पहले बिहार के किसान की अगर स्थिति बहुत अच्छी थी, ऐसा खालिद भाई कह रहे हैं, और अब जाकर बिगड़ी है तो गलत कह रहे हैं। एक बार जानकारी ले लेनी चाहिए। पहली बात तो ये, उत्तर प्रदेश में तो खुद जो आज इनके मैस्कॉट बने हुए हैं राकेश टिकैत, उनके पिताजी ने अपना पूरा जीवन लगाया उत्तर प्रदेश के अंदर से एपीएमसी एक्ट खत्म करवाने की बात के लिए। बोट क्लब का आप आंदोलन पता कीजिए 1990 में किस लिए हुआ था। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके साथ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बैठक में उन्होंने 7 मांगे की थी। एक बार पढ़ तो लीजिए उन मांगों को। आज ठीक है, पूत कपूत तो क्यों धन साचे, आज कोई कपूत या कोई सपूत आकर उनके जहां स्वर्ग में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उन्हीं की सपने जो पूरे हुए उस पर कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई अलग बात है। लेकिन किसान की समृद्धि ये नरेंद्र मोदी जी का, ये मनोहर लाल जी का अंतिम स्वप्न है। इस स्वप्न में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये गलत फहमी में है अगर ये सोचते हैं किसी दबाव में कुछ एन केन प्रकरण, कुछ षड्यंत्र करके किसान के सौभाग्य को लूट लेंगे। किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ेगी। और ये कुछ लोग जिनको इन्होंने हो सकता है बहकाया हो, उनको भी हम समझाएंगे। उनको भी हम समझाएंगे, देश के नागरिक हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। एक सिंपल सा सवाल सर, बिल्कुल सीधा, मैं चाहूंगा आप उसका उत्तर दें। 2016 में बरेली में प्रधानमंत्री जी की एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि वी विल डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। 7 पॉइंट का एक प्लान भी था जिसमें ओपन मार्केट सिस्टम, ये तमाम चीजें थी जो आपने 3 कृषि कानून के बिल के रूप में देश में लागू किया है। लेकिन वो उस पर आकर अभी पेच अटका हुआ है।
बातचीत को लेकर तमाम बातें की जा रही है। केवल सिर्फ सवाल इतना है विदु जी, क्या अगर हालात इसी तरीके के रहते हैं, किसानों की हठधर्मिता भी ऐसी रहेगी, आंदोलन भी मान लीजिए ऐसे ही चलता रहेगा और तीव्र होगा, क्या सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 1% भी सोच रही है या सोचेगी या सोच सकती है? केशव जी, आपने एक थोड़ा सा अपने प्रश्न में मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करवाऊंगा। किसानों की हठधर्मिता नहीं है, किसान तो मोदी जी के साथ है, मोदी जी पे विश्वास करते हैं, इसलिए देश के अधिकांश किसान संगठनों ने लिख कर दिया है कि हम चाहते हैं कि कृषि सुधार कानून चलिए, जो भी लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी मैं संशोधन कर देता हूं अपने सवाल में, जो भी लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, क्या अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो क्या आप इस मूड में हैं कि 1% भी आप अपने इन कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में सोचेंगे? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमने स्वप्न देखा है किसान को समृद्ध करने का। विदु भाई, हाँ या ना? पहले 1% भी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों को हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हम किसान के लिए अपनी सरकारें छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आज सौभाग्य मिला है और हम इसके लिए अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, इनको समझाएंगे, इनको मनाएंगे और इनके बीच में कुछ कानून वापस नहीं होंगे जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। ठीक है सर। हाँ, मैं केशव जी बता रहा हूं जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो सीए के विरुद्ध आंदोलन करते थे, ठीक है सर। मैं आपकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट इतनी समझ रहा हूं, मैं आपकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट विदु भाई इतनी समझ रहा हूं कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अशोक मलिक जी, अब मैं आपके पास आता हूं। सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात एकदम स्पष्ट, सीधी, सरल और दो टूक है कि बिल वापस नहीं होंगे। अब अगर बात आप लोगों के ऊपर आती है, किसानों के ऊपर आती है, किसान नेताओं के ऊपर आती है कि आप उन मुद्दों को लेकर सरकार से बात कीजिए जिन मुद्दों को लेकर आपको इन 3 बिलों में दिक्कत है, तो सरकार बात करने के लिए तैयार है। अगर इसके अलावा आप 3 कृषि कानून या काले कानून जो आप कहते हैं उसकी वापसी की मांग करेंगे तो सरकार बात नहीं करेगी। जवाब इसका, आंदोलन खत्म हो, किसान भी अपने घर लौट सके और बात भी रखी जाए इस बारे में। हम बात करेंगे। हाँ, वो मैं कह रहा हूं, अगर मुद्दों को लेकर आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन 3 कृषि कानून, सर ठीक है ना, वही मैंने कहा सर, अगर मुद्दों को लेकर बात की जाएगी, अगर मुद्दों को लेकर बात की जाएगी तो बात आप करेंगे, लेकिन किसान अगर ये शर्त लेकर आएंगे कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करो तो आप बात नहीं करेंगे, यही आपने कहा है। नहीं, बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि 3 कृषि कानून किसान की समृद्धि के लिए, 11 बार में भी नहीं समझ में आया, किसान को नया जीवन देने के लिए। 11 बार में भी नहीं समझ में आया। वो ऐसा है जी, जिनको नहीं समझ में आया उनको नहीं समझ में आया, बहुत सारे लोगों को समझ में आया, बहुत सारे लोगों को समझ में आया। ऐसी इनकी जिन्हें तो हो रही है ना, जो सर पहली बार में समझने आए थे, जो लोग पहली बार में समझने आए थे वही 12वीं बार में भी समझने आएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि उन्हें हम समझाएंगे तो आप मानिए भी कि वो किसान है, और अगर आप उन्हें किसान नहीं मान रहे, चलिए ठीक है, अब मैं जवाब लेता हूं। केशव जी, आपका शो देखकर भी बहुत लोग समझ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अशोक जी के पास आता हूं, फिर मैं रजत जी के पास आऊंगा। अशोक जी, देखिए, जो भाई ने राहुल ने कहा है कि वे कृषि कानून वापिस नहीं होंगे, पहली बात तो ये कि हमारे जब ये कानून सूट नहीं करते, किसान को बर्बाद करने वाले हैं, और किसान और आड़ती का जो एक व्यापारी एक संगम था, किसी भी टाइम गए उससे पैसे ले लेते थे अपने, वो पैसे हमारे काम आते। शादी ब्याह, देखो शादी ब्याह में हमने किसी भी टाइम जरूरत पड़ती तो आड़ती एक ऐसी वो जगह थी कि उससे पैसे ले लिए। किसान के पास पैसा नहीं होता, वो हर अगले 6 महीने की सोचता है, वह 6 महीने की फसल तैयार होगी उससे पहले वो आड़ती से लेके, सरकार तो ऐसा करेगी नहीं, सरकार देगी। और रही बात इन कानूनों की, कानून जब तक वापिस नहीं होंगे, या एमएसपी की गारंटी दो, कानून वापिस नहीं होंगे तो एमएसपी की गारंटी दो, सरकार के आपका दाना दाना एमएसपी में बिकेगा, ठीक है, वापिस मत लो, लेकिन एमएसपी की गारंटी दे दो। एक मिनट रुक, अरे रुक, बीच में तेरा बीच में नहीं बोले, चुप रहे, अरे चुप रहे, 1 मिनट रुक, 1 मिनट। तो हमारी है वे, ठीक है, कानूनों में सुधार कर दो, वो वार्तालाप के बातचीत के जरिए हल होगा, लेकिन एमएसपी गारंटी दे दो। हम तो पहले भी किसान बेचता है अपना अनाज, खेत से लेकर चलता था घर तक, जो भी ग्राहक आ गया जिसको भी लेना है उसको वही दे देता था। आज मनाही थोड़ी है, लेकिन हमारे को उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारी मांग ये है कि मैं एमएसपी का बिल बना दो, ठीक है, कानूनों में सुधार कर दो, रद्द करने की बजाय कानूनों में सुधार हो, एमएसपी गारंटी हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है।
इसको नोट करवाओ। केशव जी, ये बहुत आपके चैनल पर एक ब्रेक थ्रू बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड है सर। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। इसको अगर किसान इस बात के ऊपर बने रहते हैं, अगर किसान इस बात के ऊपर बने रहते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा ना सर। हाँ, टू बी कंक्लूसिव। आप ये शब्द जो है, जो ये शब्द है, ये आपका बिल्कुल 100% आप खुले दिल के साथ, साफ दिल के साथ सुधार लेकर आइए। आप एमएसपी गारंटी के लिए तैयार हैं? मैं आपके साथ चलूंगा। यानी आप एमएसपी गारंटी के लिए तैयार हैं? एमएसपी गारंटी पर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके से, देखिए फसलों का अलग अलग उसका वर्गीकरण होगा। एमएसपी क्या है, एमएसपी पर भी तो ध्यान करें ना। एमएसपी किसी चीज का रेट नहीं है, एमएसपी वो रेट है जिस पर सरकार खरीद करती है। अब उस खरीद का किस प्रकार से, क्या उसका व्यवहारिक पक्ष है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चा के मन से आएंगे, जिद छोड़कर आएंगे, इन्होंने कहा कि सुधार करो, आओ बताओ सुधार करें। हम बताते हैं कि सुधार करना, जो जिसको आप सुधार समझते हैं, उससे नुकसान क्या हो सकता है। शुरू दिन से ही इसी बात पे चर्चा हो रही है। बधाई आपको मलिक साहब, आपको बधाई। लेकिन वो आप अपनी सिर पर पगड़ी बांध कर जाइए आज। आप अपने सिर पर पगड़ी बांध कर जाइए आज। बहुत अच्छी बात करके गए जा रहे हैं आप राड़ी सारी खत्म कर रहे हैं आज। आओ ना, बात करते हैं, कमेटी बनाते हैं, किस प्रकार से एमएसपी को किस प्रकार से अच्छे प्रभावी ढंग से और अच्छे तरीके से लागू हो सकता है। आओ साफ दिल के साथ। ठीक है, चर्चा हो रही है एमएसपी की गारंटी। मलिक साहब, आप इसका श्रेय मिलेगा। हिंदुस्तान का हर किसान आपको अपना नेता मानेगा। शुरू से चर्चा है कि एमएसपी गारंटी कितनी फसलों में, पूरे हिंदुस्तान 23 फसलों में एमएसपी है। उस पर चर्चा करते हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष पे चर्चा करते हैं। सर विधु भाई सुन लेते हैं एक बार। ये फलों पे, सब्जियों पे, दूध पे कितनी हमारी जो किसान पैदा करता है उन पे एमएसपी नहीं, लेकिन 23 फसलों पे है। कम से कम वो तो गारंटी होनी चाहिए कि भाई आपकी ये फसल एमएसपी पे बिकेगी। ठीक है, वो चर्चा करने के लिए तैयार है। रजत जी, आपके पास मैं आता हूं। अब रखिए अपनी बात समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। सर जी, मैं संक्षेप में अपनी बात को जो है खत्म करूंगा। देखिए, अभी विदु रावल जी बोलते थे कि समझ नहीं आया, इसे समझ नहीं आया, जो भी इन्होंने कहा, तो मुझे लगता है समझ में अभी तक भाजपा को आ जाना चाहिए था। काले कानून आने के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए, टोटल 835 सीटें थी। उसमें भाजपा आधी नहीं, 40% नहीं, 30% नहीं, 20% भी नहीं, सिर्फ 152 सीटें जीती, सिर्फ 152। 835 में से अगर आप 152 उम्मीद तो ये लगाई जा रही थी कि भाजपा ने इतने अच्छे कानून बनाए हैं तो कम से कम 835 में से आप कम से कम 600-700 सीट तो आप जीतेंगे। तो यानी अगर आप 200 भी नहीं पहुंचे और 150 पे सिमट गए तो आपको समझ जाना चाहिए ये बात। और अभी 2-3 बातें यहाँ जो बैठे हैं विशेषज्ञ उन्होंने बताई, तो मैं उनकी जानकारी हो सकता है हरियाणा की राजनीति में उन्हें 2-4 चीजें उनसे मिस हो गई हो, तो मैं उनको 2-4 चीजें बताना चाहूंगा। एक डेट याद करिए, 19 जुलाई 2020। 19 जुलाई 5 जून 2020 को एक अध्यादेश के रूप में काले कानून आए थे। 19 जुलाई 2020 को इनेलो ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला के इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का काम किया था। केवल प्रस्ताव पारित करने का काम नहीं किया था, इनेलो ने अब तक पूरे, तभी मैं जो 2020 की बात कर रहा हूं और मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो अगस्त को स्क्रीन पर दिखाइए। मैं संक्षेप में खत्म कर रहा हूँ। हरियाणा के हर जिले के मुख्यालय के ऊपर हमने विरोध प्रदर्शन भी किया और जो है सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपने का काम किया डीसी महोदय के माध्यम से। तो कुछ ये चीजें हो सकता है इनके ध्यान में ना रही। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। तो इन्होंने बात करी थी। ठीक है रजत जी, जल्दी बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि समय बड़ा कम बचा है सर। हाँ जी, मैं सर सुमित जी मैं आता हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो रही है, सबके पास आ रहा हूँ। देश में पहली पार्टी हमारी रही थी। अगर आप हमें समय की बात करते हैं तो चौधरी देवीलाल जी तो 1 साल भी पूरे प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, तो उनके ऊपर, और जब इनेलो का राज था तो घंटों में यहाँ के पड़ी रहती है, नहीं घंटों में फसलें बिका करती थी। ठीक है। और अगर आप बात करें तो टीकरी बॉर्डर और दोनों बॉर्डर के ऊपर हॉस्पिटल बनाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। ठीक है सर। वहाँ पे टेंट की ठीक है सर। खालिद जी मैं आपके पास आता हूँ। फाइनल कमेंट में सबसे ले रहा हूँ, लंगर लगाने का काम इंडियन नेशनल। फाइनल कमेंट में सबसे लूंगा, 30 सेकंड में सबको दूंगा। खालिद भाई आपसे शुरुआत करते हुए। भाजपा को
ये जो सारे तर्क हैं इनको छोड़कर एक ही चीज कहनी चाहिए, जो किसान नेता भी कह रहा है, कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस ये कहती है कि या तो आप इन कानूनों को वापस ले लीजिए, सभी राजनीतिक दलों और किसानों के साथ बैठ के नई सिरे से चर्चा कीजिए। अगर आप ये नहीं करते तो आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, क्योंकि बाहर जिन लोगों का आप बिठाने वाले हैं उनका क्या भरोसा है, उनकी कौन श्योरिटी लेगा कि वो किसान की फसल सही दाम पे खरीदेंगे। आप उनको रोक दीजिए। किसान की और कांग्रेस की संतुष्टि इसी में है। ठीक है सर। रजत भाई 30 सेकंड जी, देखिए, मैंने तो अपनी बात की जो शुरुआत की थी, मैंने उसमें सिर्फ एक बहुत बड़ी और अहम बात की थी, उसी से मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी। तो जो चीजें कानून में होनी चाहिए वो कानून से बाहर है। एमएसपी का छोड़िए, मंडी का भी जिक्र नहीं है कि मंडी में भी होगी। अरे प्राइवेट आप लाना चाहते हो, सेक्शन 4 के अंदर आप करना चाहते हो, सेक्शन 6 में पैन कार्ड है कि आप पैन कार्ड पे कर रहे हो। ई नैम पे देखिए, लाइसेंसिंग के अंदर आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए। किसान को देखिए, एक बात केशव जी, मैं जो मेरा क्लोजिंग कमेंट है, किसान को बातचीत या गारंटी नहीं चाहिए, किसान को कानून चाहिए। एमएसपी पे कानून चाहिए कि एमएसपी पे अगर खरीद से कम होगी तो उसे जेल होगी। ठीक है मलिक साहब। हमारा तो भाई जो सरकार में है उन्हीं से कहना है, बीजेपी सरकार से 10 महीने बैठे हो गए हैं, किसान को घर बार छूट रहा है, आदमी 2 दिन बाहर जाके देखे तो कितना नुकसान हो जाता है। हम सरकार से चाहते हैं सरकार टेबल पे आए, सरकार वार्ता की पहल करे, अपना वो जो सोमिर जी अपनी दूरी खत्म करे और किसान को टेबल पे बुलाए। सोमिर जी, प्रवक्ता जी को ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा आप क्या नहीं कर रहे हो, आपने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। मैं कह रहा हूं जिस दिन ये किसान आगे बैठे उससे पहले आपने क्या किया। आप अपोजिशन चाहे एक आपने कौन सा ज्ञापन बता दो 2014 से आज तक दिया। एक सिंपल कहना चाह रहा हूं कि किसान भी अपनी जिद छोड़ने 3 कानून है और सरकार भी और संवाद से ही बात अभी तक किसी में हिम्मत हुई कि ठीक है। विधु रावल जी जल्दी से सर, अरे बहुत जल्दी। केशव जी, अब मेरी बारी है। देखिए जी, रॉबर्ट वाड्रा पार्टी और कंडेला कांड पार्टी वाले प्रवक्ताओं का जवाब बिना दिए हुए मैं आपके चैनल को, आपको खुद केशव जी और इस डिबेट को बधाई देना चाहता हूँ, अशोक जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं फाइनल इन्होंने ब्रेक थ्रू बात कही है। जल्दी से सर, सरकार थी ना, मैं फाइनल ठीक है सर, मैं फाइनल दे रहा हूँ। ठीक है सर, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सोमवीर जी, अशोक जी, विधु जी, खालिद जी, रजत जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। इस बहस में इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है।